अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। तो उसका आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इससे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में देख चुके हैं, तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ज्योमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी जो है वो ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल शेप में जो है या 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, इन अरेंजमेंट की वजह से उनकी जो है वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है या स्पेसिफिक शेप होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, एक तो वो होमोजीनियस रहती है। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, होमोजीनियस जो है क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो एक जैसी रहती है। ये नहीं हम कहेंगे कि कहीं पर इसकी जो है आधी, अगर हम हाफ़ पार्ट ले लें तो उसमें जो है वो बॉन्डिंग जो है वो वीक है और हाफ़ में जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, एक पूरे क्रिस्टल में जो बॉन्डिंग है वो स्पेसिफिक रहती है, होमोजीनियस रहती है, एक जैसी रहती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी अच्छी शेप बन के आती है, अच्छी जो है वो इनकी ज्योमेट्री होती है। इनमें जितने भी ये कॉर्नर्स है या एजेस है या फिर एंगल्स जो हैं वो रेगुलर रहते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास NaCl है। ठीक है, तो ये कैसी शेप शो करता है, कैसी ज्योमेट्री इसकी होती है, ये हमारे पास होती है क्यूबिक। ठीक है, तो अब आपने उस क्यूब में देखा होगा, देखें कि वहाँ पर सब जो एटम्स हैं, जो मतलब आइंस हैं, क्लोराइड आइंस हैं या सोडियम आइंस जो हैं, तो वो देखें कि एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है। ठीक है, पहले नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर उनके एंगल्स देखें आप, सब जो है वो इक्वल हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो है वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री क्यों है, उनमें मौजूद पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छी होती है। आइंस जो हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं, वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर हम इन मेल्टिंग पॉइंट पहले देखें कि क्या होता है, यानी कि एक सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। ठीक है, और वो कब लिक्विड में चेंज होगा, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि उनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगी, तो एक टाइम आएगा सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। ठीक है, यानी कि 300, 400, 500 इस रेंज में रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, या फिर ये कह लें कि इनकी जो है वो लो रेंज होती है। लो रेंज से मुराद ये नहीं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं, नहीं, वो तो मैं पहले ही बता चुकी कि मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो इनके हाई होते हैं। लो रेंज का मतलब देखें, सपोज करें कि अगर आपके पास एक सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो मेल्टिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा 102 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो देखें कितनी रेंज कम आई है, सिर्फ 2 डिग्रीज़ का यहाँ पर फ़र्क आया है। लेकिन अगर हम यही जो है वो बात अमॉर्फस सॉलिड्स में कर लें, तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी लॉन्ग रेंज होती हैं। यानी कि अगर उन्होंने सपोज कर लें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना स्टार्ट किया है, तो वो कहीं जाकर 180 पे कम्प्लीटली मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वहाँ पर रेंजेस जो है वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेंज कम होती है। ठीक है, सॉलिड जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट्स थे, और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लीवेज प्लेन्स। स्टूडेंट्स, पहले आप ये देखें कि क्लीवेज का मतलब क्या होता है। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर टू कट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एक आपके पास कोई बड़ा क्रिस्टल है, उसको आप स्मॉल पीसेस में कट करना चाहते हैं, तो उसका मतलब है हम उसकी क्लीवेज करें। लेकिन क्लीवेज प्लेन है यहाँ पर वर्ड हमारे पास। क्लीवेज प्लेन का मतलब होता है, यानी कि जो आपने क्या करना है कि जो लार्ज क्रिस्टल की ब्रेक डाउन करनी है स्मॉल क्रिस्टल्स में, वो क्या होगा कि एक स्पेसिफिक प्लेन में कट होगा।
ठीक है। ये जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, तो ये इनके जो है वो स्पेसिफिक प्लेन्स होते हैं जिनके थ्रू ये कट हो सकते हैं इजीली। वैसे तो हम कह सकते हैं कि वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम उनकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगी, हर प्लेन के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाएगी, लेकिन उतनी ही जो है वो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर हम बात कर लेते हैं एक स्पेसिफिक प्लेन में उनको काट लेंगे तो फिर एनर्जी जो है वो कम लगेगी और वो अच्छे से कट भी जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये डायरेक्शनल होते हैं, इनकी जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं। तो अगर आपने इनको कट करना है तो इनके लिए जो है हमें प्रॉपर प्लेन देखना पड़ेगा, उसमें जाकर ये कट होंगे, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर एक क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको इस साइड से कट करेंगे तो थोड़ा सा जो है वो कह लें कि मुश्किल होगा। यही अगर आप इसको इस साइड से कट करें तो क्या होगा कि इजीली कट होगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ये कोई यहाँ पर हमने कोई सॉलिड नहीं ड्रा किया, क्योंकि अभी मैंने बताया उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज होती हैं, वो क्यूबिक फॉर्म में, हेक्सागोनल फॉर्म में या मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर है कि हम अगर स्पेसिफिक प्लेन के थ्रू कट करेंगे तो ये ईजीली कट हो जाएंगे, ठीक है। दो बराबर हिस्सों में अगर इनको आपने काटना है तो क्या करें कि एक खास प्लेन के थ्रू काटें, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन, ठीक है, यानी कि सर्टन प्लेन के थ्रू किसी भी क्रिस्टल को कट आउट करना। नेक्स्ट देखें, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल का क्या मतलब कि जब एक क्रिस्टल ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तो वो एक ख़ास ज्योमेट्री में डेवलप होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। सपोज़ आपके पास एक्वस सोल्यूशन है, NaCl का ही ले लें, ठीक है, तो उसको आप छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके एक्वस सोल्यूशन को, तो क्या होगा कि वो खुद वहाँ पर जो है वो आइंस जो होंगे वो खुद को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बने, ठीक है। तो फिर एंड पे आकर उनका जो है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ जाता है, ठीक है। तो क्या किया है क्रिस्टल ने, खुद को ग्रो किया है, खुद को डेवलप किया है एक सर्टन ज्योमेट्री में, एक सर्टन शेप में, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ज्योमेट्रिकल शेप इन विच अ क्रिस्टल यूजुअली ग्रोस इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। यानी कि किस ज्योमेट्रिकल शेप में वो आ रहा है, किस ज्योमेट्रिकल शेप में वो खुद को डेवलप कर रहा है, इस चीज़ को हम कह देंगे हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। अभी मैंने एग्जांपल दी कि अब आप NaCl ले लें, ठीक है, अगर इसका एक्वस सोल्यूशन है तो उसको आप उसके एक्वस सोल्यूशन को छोड़ें और क्या होगा कि वो खुद वहाँ पर जो आइंस होंगे वो खुद को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बन के आएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी क्यूबिक, ठीक है। और ये जो इनकी ज्योमेट्री है या इनका जो हैबिट है वो तब होगा जब जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट हैं, वो हमने चेंज नहीं की, ठीक है। तब वो आसानी से खुद को आइंस को, जो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे मतलब कि इस तरह खुद को अरेंज करेंगे कि उनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री बन जाएगी। लेकिन अगर कंडीशंस कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, यानी कि कंडीशंस मतलब आप टेम्परेचर चेंज कर देते हो या प्रेशर चेंज कर देते हो या इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो, तो फिर क्या होगा, उनकी हैबिट जो है, क्रिस्टल की जो हैबिट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल ले लें, अगर आपके पास NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कांस्टेंट कंडीशंस हैं, तो वो क्यूबिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप उसमें 10% यूरिया डाल दें, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, इस क्रिस्टल जो क्रिस्टल बन के आएगा वो अब आपके पास क्यूबिक नहीं रहेगा, वो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्रिस्टल की जो है वो हैबिट चेंज हो गई, और वो क्यों चेंज हुई, क्योंकि हमने कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है, हमने उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी, किस कोई और सब्सटेंस जो है वो ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब उसकी वो ज्योमेट्री नहीं रही जो पहले थी, ठीक है। तो वो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी अगर हम उसमें 10% यूरिया ऐड कर देते हैं, ठीक है, तब वो क्या बन के आएगी, तब वो बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। उसके अलावा अगर आप देखें हम आइस की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर कंडीशन कांस्टेंट हैं कंडीशंस, तो क्या होगा, इसकी जो ज्योमेट्री है वो हेक्सागोनल रहेगी, ठीक है। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, उसमें जो है इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल इंशाल्लाह हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे।